सना मलिक वहां से इस बार एनसीपी अजित पवार गुट से मैदान में उतरी है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सना मलिक खुद मौजूद है। आप अनुशक्ति नगर से कंटेस्ट करने जा रही हैं, आपके सामने फहाद अहमद है। कितना चैलेंजिंग जो है होने वाला है ये इलेक्शन? भाई, मेरा मानना है कि चुनाव जब लड़ा जाता है तो उसको ज़मीनी स्तर पे ज़मीनी लोगों से जुड़ के उनसे कनेक्टिविटी रख के या उनके साथ कनेक्टिविटी रहती है तो चुनाव लड़ा जाता है। ये अभी कुछ दिन पहले इधर अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में आके अपने आप को एज अ कैंडिडेट, वो भी इम्पोर्ट किए हुए दूसरे पार्टी से अचानक से ला के डाल दिए, तो एक कुछ खास बड़ा चैलेंज नहीं लगता मुझे। लेकिन चुनाव है, हम चुनाव को आखिरी वोट पड़ने तक लड़ते हैं और पूरी ताकत तक एंड तक लड़ेंगे। ना ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। और कभी हम लास्ट डे तक ये नहीं सोचते कि नहीं हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम रिलैक्स कर लेंगे। हमारी जो मेहनत है आखिरी वोट तक वैसी रहेगी जैसी आज है। इंडियन न्यूज से खास बातचीत करते हुए नवाब मलिक जी ने कहा था कि क्षेत्र में जिस तरह से आप काम कर रही थी और लोगों की समस्याओं को हल कर रही थी, वो देखने के बाद उन्होंने फैसला लिया था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो सब आपको सौंप देंगे और उसके बाद आपको वहां पे प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन बाद में मानपुर के लिए भी उन्होंने खुद नामांकन भरा। वो उनका कहना था कि वहाँ की हालत खराब है, वहाँ पे कुछ काम नहीं हुए। इसको देखते हुए उन्होंने वो फैसला लिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोकसभा के चुनाव के बाद जब पिताजी उसके पहले भी कार्यालय में आते थे, लेकिन फिर उनकी हेल्थ इश्यूज हो गए थे तो वो रिलैक्स मोड पे फिर चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने लोकसभा के चुनाव के बाद फिर कार्यालय में आके बैठना चालू किया और तब तक उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था लोकसभा के चुनाव के इमीडिएट बाद कि मैं इधर अब चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो अनुशक्ति नगर की विधानसभा की सीट है वो तुमको लड़ना है। वो होते ही जब बात होने लगी, हमारे कार्यकर्ताओं को बोलोगे, हमारे जो नज़दीकी लोग हैं जो हमारे से डेली कनेक्ट रखते हैं उनको बोला गया। तो एक जब बात होती है तो लोगों के बीच में वो फैलने लगती है और ये जब बात फैलने लगी तो लोगों को ये समझ में आ गया कि नवाब भाई अनुशक्ति नगर से नहीं लड़ने वाले और चुनाव नहीं लड़ने वाले। ऐसा उनको नहीं मालूम था कि वो ऐसे बोल चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अनुशक्ति नगर से नवाब भाई नहीं लड़ रहे, आपकी सना लड़ रही है। तो जब ये लोगों को मालूम पड़ा, हमारे जो बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी, बगल का मानपुर शिवाजी नगर का क्षेत्र है, तो क्योंकि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे एक ही रोड है जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करता है, तो वहाँ के भी काफ़ी लोग हैं जो नवाब भाई को जानते हैं और वो इतने साल से मुंबई में एक नेता के नाम पे तौर पे जाने गए हैं, महाराष्ट्र के नेता के तौर पे जाने गए हैं, कि काफ़ी लोगों में उनका कनेक्ट और काफ़ी ऐसे लोग हैं उधर उन्होंने जिनका काम किया है। कुछ हमारे इधर के क्षेत्र के लोग हैं जो रिहैब लेके उधर गए पीएपी बिल्डिंग शिफ्टिंग्स के तौर पे। तो ऐसे शुरुआत हुई कि कुछ 20-25 लोग आने लगे और जब मैं कैबिन में जाती थी तो वो अनुशक्ति नगर के नहीं रहते थे, क्योंकि मैं अनुशक्ति नगर के ऑलमोस्ट जितने भी लोग काम लेके या किसी डैडी से जुड़े हुए थे तो उन सभी लोगों को जानती थी। तो जाती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वहाँ के लोग आ रहे हैं और पिताजी को बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, मानपुर शिवाजी नगर से आप चुनाव लड़ो। ये बातें होने लगी और जब ये बात होने लगी तो तभी भी ऐसा नहीं था कि पिताजी डिसाइड कर चुके, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई और बताई और कुछ चीज़ों की जानकारी पिताजी ने खुद ली। वो लेने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं चुनाव उधर से लड़ूंगा और ये बदलाव ज़रूरी है क्योंकि उधर के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं और लोगों को एक गुंडई राज चल रहा है, वो गुंडई राज को अगर बदलना है तो इधर जाना पड़ेगा। तो एक समय ऐसा था पूरे मलिक परिवार के लिए जब उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, ईडी में वो अरेस्ट हुए और उनके हेल्थ कंडीशंस भी खराब थे। उस समय आपने परिवार को भी संभाला और उसी दौरान क्षेत्र में काम करते हो आपका कद बढ़ा, जिसके चलते जो है अब आपको पार्टी की तरफ से जो है कैंडिडेट के लिए आपका नाम आया है। और ऐसे में वो दौर आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितना मुश्किल था? पहले तो बता दूं कि जितने भी इल्ज़ाम लगाए हुए हैं नवाब मलिक साहब के ऊपर सब बेबुनियाद है और मैटर सब जुडाइज है। जब भी इसका निकाल आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के बीच में हो जाएगा। रही तक अनुशक्ति नगर क्षेत्र में काम करने की और अपने परिवार को संभालने की, हमारा परिवार एकजुट होकर हमारी ये कानूनी जो लड़ाई थी लड़ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि खाली पिताजी के ऊपर संकट आया था, पूरे परिवार के ऊपर आ गया था, क्योंकि आज भाई को समन तो कल दूसरे भाई को समन तो कभी मम्मी को समन, ऐसे सब चल ही रहा था और बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। जहाँ तक राजनीति की बात करें तो लोग कार्यकर्ता तो हमारे साथ थे, लोगों का विश्वास भी था,
तो लोगों का यही मानना था कि आप हमारे बीच में रह के काम कर रहे थे पिताजी के नेतृत्व के नीचे, अभी उनके एब्सेंस में हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हमारे साथ काम करिए। जो कि मैं आमदार नहीं थी और जो कि मेरे पास पास्ट प्रतिनिधित्व करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ पिताजी का काम बीच में लेके जा रही थी, और वो पिताजी का काम भी कैसे लेके जा रही थी। एक लेटर आता था, उसमें कुछ रिक्वेस्ट अगर रहते थे या कुछ डैडी से बात करके जाते थे, तो डैडी मेरे नाम के नीचे उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस लिख देते, और वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मुझे आगे काम करना होता था। अगर कुछ स्टडी करना होता तो वो लिख देते स्टडी एंड रिपोर्ट, तो वो मैं पढ़ के स्टडी करके उनको रिपोर्ट करती थी। ये सब चीज़ें थे, और अचानक से लोगों से मिल के उनका समझ के और उसके ऊपर हम मुझे ही डिसीजन लेके काम करना है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हुआ। लेकिन एक कहावत है ना, वक्त और हालात सबको सब सिखा देते हैं। तो वो दौर पे गुजर के आगे मैं बढ़ी, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही किया, कुछ गलतियाँ भी हुई रहेंगी, कुछ बहुत बेहतर चीज़ भी हुआ रहेगा, ये मानना है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि लोगों से जुड़ना और लोगों के बीच में जो एक कनेक्ट बनाना था, वो एक चीज़ हो गई मेरे लिए उधर। साथ ही साथ लोगों ने जो विश्वास दिखाया, वो विश्वास और भरोसा अटूट रह गया। एक पारिवारिक संबंध जैसा बन गया उनके बीच में, और बहुत कुछ सीखने मिला, अंडर प्रेशर काम करने को मिला, चैलेंजिंग सिचुएशंस आए लाइफ में, एक संघर्ष का समय बिताया उस टाइम पे। और जब जब उस जगह ज़रूरत पड़ती थी तो क्योंकि हम पहले जब पिताजी का अरेस्ट हुआ तब सत्ता में थे, तो लोगों का ऐसा मानना था कि अभी ये सत्ता में है ऑलरेडी, तो जब सत्ता में है तो ये अभी चल रही है। फिर हमारी सरकार, मतलब महाविकास आघाड़ी गिर गई, सरकार जब गिरी तो उसका ऐसा था कि नहीं ठीक है, अभी अभी गिरी है तो ये चल रही है, पिताजी मंत्री हैं और अभी सरकार गिरी है तो अभी ये थोड़ा दिन सर्वाइव करेगी, फिर हो जाएगी। तो ऐसे करके लोगों ने हर 2-4 महीने पे एक ऐसा अंदाज़ा लगाया कि नहीं अभी कुछ चेंज हुआ है तो ये डगमगाएगी, ये गिरेगी, ये थमेगी, ये रुकेगी। और काफ़ी कोशिशें भी की गई, क्या पार्टी के विदिन और क्या पार्टी के बाहर, सब चीज़ें हुई। लेकिन हिम्मत रखा। कहीं कभी ऐसा होता था, एक टाइम ऐसा आया जब पिताजी का फर्स्ट बेल रिजेक्ट हुआ था, तब 10 से 12 दिन के लिए मैंने पूरा सबैटिकल ले लिया था और मैं घर पे बैठ गई थी। लेकिन हमारे ही लोग हैं जिन्होंने बैठने नहीं दिया 10-12 दिन, इतना मुझे वो बोला हाँ ठीक है, एक 5-10 दिन का ठीक है, लेकिन अभी आपको उस दौरान उनके हेल्थ कंडीशंस पे भी हेल्थ का उनका बहुत इश्यूज था। और जब जब उनका हेल्थ का इश्यूज आता था, जैसे पहले तीसरे दिन ही उनको जे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। और उस दौरान मुझे याद है कि जब न्यूज़ पे ये खबर, हमें तो न्यूज़ से ही पता चला था कि उनको जे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। हेमाचूर्य हो रहा था, वो मुझे दूसरे दिन पता चल गया था जब मैं डिनर लेके गई थी उनका। लेकिन जब न्यूज़ पे आने लगा और मीडिया में चलने लगा तो काफ़ी लोगों ने हमें भी टैग करके बोला कि अभी ये तो अभी तक हट्टे कट्टे थे और जस्ट बिकॉज ईडी ने अरेस्ट कर लिया तो अभी बीमारी का बहाना बना के बच रहे हैं। ठीक है, ये सब पार्ट एंड पार्सल है। हमने उसको ज़्यादा टाइम बोलते हैं ना, एक वेटेज नहीं देते हुए अपना काम करते रहे, लोगों के बीच पिताजी के लिए उनकी लड़ाई लड़ते रहे, लोगों के बीच उनका काम करते रहे। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा के गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब 2 भागों में बटी तब सबकी नज़र नवाब मलिक साहब पे थी कि वो किस तरफ जाएंगे, अजीत पवार का साथ देंगे या शरद पवार का, और उन्होंने अजीत पवार का साथ दिया। क्या कुछ कारण रहा कि उन्होंने अजीत पवार को चुना, उनकी पार्टी को चुना? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आप बात करते हैं ना कि 2023 में स्प्लिट हुआ है अणुशक्ति नगर विधानसभा में, जब फरवरी 2022 में जब नवाब मलिक जी का अरेस्ट हुआ था। हमने स्प्लिट तभी देखना चालू कर दिया क्योंकि पिताजी का अरेस्ट हो गया था। काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि इस एरिया में आए, उधर के स्थानिक भी कुछ राष्ट्रवादी के नेता थे, और सिर्फ स्थानिक नहीं, उधर के हमारे राष्ट्रवादी के मुंबई के भी कुछ नेता थे जो आके इधर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैंने पूरा अपने कार्यकर्ताओं को समेट लिया था और पूरी ताकत से मेरे कार्यकर्ता, मेरे से कुछ मतलब 1-2-4% जो इधर उधर हो रहे थे, जो मेरे अपोज में थे या मेरे पिताजी के हमेशा अपोज में थे लेकिन दिखते नहीं थे, कुछ जो थे वो दिखने लगे, समझ रहे। तो वो जो स्प्लिट था वो तभी हो गया, और 2-4% बोलते ना 2-4% जो इधर उधर जाने थे वो उधर रह गए और हमारे से एकदम एंटी चलने लगे मेरे पिताजी के एब्सेंस। 2023 के अणुशक्ति नगर विधानसभा में कोई स्प्लिट नहीं हुआ, वो सब और सब नवाब भाई के साथ थे। वो राष्ट्रवादी कम नवाबवती बन के ज़्यादा रहे हमेशा से। और 2023 के स्प्लिट में कुछ नहीं, उनका यही था कि क्या करना है, तो भाई बोले हम तो जिधर थे हम उधर है, जिस तरफ सांप बढ़ेंगे और जिस तरफ बोलेंगे उस तरफ रहेंगे, नहीं जाना है कहीं, इंडिपेंडेंट रहना है या अकेले रहना है तो हम वैसे भी तैयार है। हमें हमारे नेता से लेना देना है, वो हम अपने नेता से जुड़े हुए हैं, और आप सर के एब्सेंस में आपने उनको संभाला, जैसे जैसे सर का अगर कुछ डायरेक्शंस आएगा तो आप हमें बता देना, हम वैसे चलेंगे। तो कुछ खास इधर फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन जो स्प्लिट हुआ
उसके पहले ही जब जब मुझे अनुशक्ति नगर की मैं बात करूँगी, जब तक मुझे अनुशक्ति नगर में कोई भी इशू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मतलब मीडिया को बताया है कि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे थे, मेजर कनेक्टिविटी पे हम काम कर रहे थे, मेट्रो पे हम काम कर रहे थे। तो ये सब चीज़ों में जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, या पीएपी की बिल्डिंग्स पे हम काम कर रहे थे, शिफ्टिंग का मुद्दा आता है, तो मैंने दादा से काम के बारे में बात की और दादा ने हर कदम पे हमारा साथ दिया, और जिसने हमारा साथ दिया हम उनके साथ थे और जनता हमारे साथ है। आप लोग ने पहले जो सारी चीज़ों को लेके विरोध किया, एनआरसी और केंद्र सरकार के तमाम वो सारी योजनाओं को लेके विरोध किया, आज उसी पार्टी के साथ आप लोग हैं, वही पार्टी के सहयोगी दल है आप लोग, जिसने सबसे ज़्यादा नवाब मलिक साहब पर भी हमला किया है, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप सबसे ज़्यादा भाजपा ने ही किया है, और आज वही सबसे बड़ी सहयोगी दल है इस पूरे अलायंस में, महायुति में। देखिए, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा पवार की तरफ से घड़ी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब दादा ने और पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कौन सा क्या पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, क्योंकि इन्होंने बार बार बोला कि हमारी विचारधारा चेंज नहीं होती, हम शिव शाहू अम्बेडकर जी के विचारधारा पे चलते हैं और उस पर ही चलते रहेंगे। विचारधारा पे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जो मुद्दे हैं, जहाँ तक दादा की बातें, राष्ट्रवादी आज भी ठाम है, और जिधर जिधर इश्यूज आते हैं, दादा ने जब मेरी जन सम्मान यात्रा में आके मतलब इधर अनुशक्ति नगर विधानसभा में लिया था, तब उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली थी, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिस पे ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं, उस पर हम पूरी तरीके से आप लोगों के साथ रहेंगे और खड़े रहेंगे। इन्होंने मंच पे बोला था ये चीज़। और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं। जब से मैंने बारीकी से देखने लगी हूँ तो मुझे ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति बढ़ किस तरफ पड़ी है। आज कौन किधर है और कौन किधर जाएगा कुछ नहीं बोल सकते हैं, और यही चल रहा है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तौर पे ये दादा महायुति के साथ है, हम दादा के साथ हैं, फिलहाल दादा के साथ है, घड़ी सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। दादा ने पूरी ताकत से हमारा साथ दिया और हम दादा का साथ दे रहे हैं। जनता हमारे साथ है, पूरा विश्वास है, हम इधर से चुन के आएंगे। बात आपकी अनुशक्ति नगर सीट की करते हैं। फहाद अहमद आपके सामने हैं, स्टूडेंट लीडर रहे, सोशल एक्टिविस्ट रहे, काफ़ी सारे एनर्जी के साथ वो मैदान में है, कि उन्हें एज अ कंटेंडर कैसे देखती हैं आप? स्टूडेंट लीडर तो मैं भी रही हूँ भाई। स्टूडेंट लीडर बनने से एक प्रॉपर लीडर बन जाते वो नहीं है। हाँ ठीक है, स्टूडेंट लीडर मेरे पिताजी पे थे, लेकिन उसको पॉलिटिकल करियर में कैसे आगे डाला जाता है, कुछ ऐसा होता है कि आपको अपने मुद्दे रखने होते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल वर्कर बनने में बहुत फ़र्क हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि हर पॉलिटिकल लीडर जो जिनको चुन के दिया जाता है, सोशल एक्टिविस्ट से पहले उसको सोशल वर्कर बनना बहुत ज़रूरी है। सोशल एक्टिविटीज़ मुद्दे उठाते हैं, और अगर मुद्दे उड़ गए तो उड़ गए, नहीं तो छोड़ दिए जाते हैं। और सोशल वर्कर है वो जो ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़ के उनकी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याओं को देखिए उसके ऊपर काम करते हैं। तो हम काम करने वाले लोग हैं। सोशल एक्टिविटीज़ ठीक है, वो जो है वो अपने, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। मैं पिछले 7 सालों से अनुशक्ति नगर में पूरी ताकत से काम कर रही हूँ। पहले पिताजी के नेतृत्व के नीचे काम कर रही थी, उनके एब्सेंस में उनके जगह पे रह के जितना हो सका उतना मैंने काम किया। और अभी तो मैं खुद कैंडिडेट हूँ, तो मेहनत तो कर ही रही हूँ, और अपने 5-7 साल की मेहनत पे मुझे पूरा भरोसा है। आखिरी सवाल, आप ये सीट से चुनाव लड़ रही थी, यहाँ पर महायुति की तरफ से एक और उम्मीदवार उतारा गया था, आविश राणे, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया जी। और वहीं दूसरी तरफ शिवाजी नगर में भी सुरेश पाटिल को जो है शिवसेना की तरफ से उतारा गया, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है, और लगातार नवाब मलिक जी का विरोध जो है महायुति के दोनों सहयोगी दल जो है कर रहे हैं लगातार। इस पे क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यही है कि ऐसे में महायुति जो है वो लगातार विरोध कर रही है, वहां से नामांकन वापस नहीं लिया गया है, ऐसे में अगर चुन के आएंगे भी तो लगातार विरोध होता रहेगा महायुति से, तो सहयोगी दल में बने रहना कितना मुश्किल है आने वाले समय में? मेरे पिताजी का कुछ गए दिनों से सुन रही हूँ कि ये उनका मानना है, क्योंकि मैं बहुत एक पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि तो ये भी कहा गया था कि भाजपा की तरफ से कि आपका समर्थन करेंगे, आपके लिए प्रचार करेंगे, नवाब मलिक जी के लिए नहीं करेंगे। इस ऐसे देखिए, में मेरे लिए पिता पुत्री कोई अलग नहीं हूँ, मैं मेरे पिताजी का ही भाग हूँ, और मैं अपने पिताजी के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो। एक बेटी और बाप का रिश्ता हर किसी को मालूम है, तो अगर आप लोग या कोई भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हम डिवाइड नहीं हो सकते। पिता है, पुत्री साथ में है, पुत्री है, पिता साथ में है। दूसरी बात, जहाँ तक विरोध की बात है, मैंने पहले भी बोला है और वापस से बोलती हूँ कि पिछले 15 साल से जब से मैं पिताजी के साथ बोलते ना एक्टिव मोड पे कैंपेनिंग करने लगी, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखा है
या पिताजी अपने काम पे वोट मांगते हैं, लोगों के संपर्क में है, वो एक पॉजिटिविटी लेके लोगों के साथ चलते हैं। किसी की पार्टी, किसी अलायंस, किसी के झंडे के नाम पे, किसी के धर्म के नाम पे, कोई समाज के नाम पे वोट कभी नहीं मांगा है। वो अपने बलखम पे चुनाव लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं, और सिर्फ काम एक आधार रहता है और अपना आगे के विजन के ऊपर वोट मांगते हैं। वो है पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तौर पे आज महायुति में दादा है। बार बार यही हो रहा है, यही सब जगह से सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति का कभी कुछ बोल नहीं सकते। और प्रेजेंट जो सिचुएशन है, हर विधानसभा का क्षेत्र जो है अपने अपने नेता को हिसाब से लेके चल रहे हैं, कोई पार्टी को लेके नहीं चल रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव नेता के ऊपर होते हैं ज़्यादा। तो कौन चुन के आएगा, किसका अलायंस बनेगी, कौन सा खिचड़ी बन के सरकार बनेगी, किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि दादा के बगैर आज के टाइम पे सरकार नहीं बनेगी। चुनाव के गहमागहमी के बीच समय निकालकर इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ सना मलिक जी थी। काफ़ी कुछ चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की, काफ़ी कुछ चीज़ों पर उन्होंने बात की। आने वाले समय में पता चलेगा कौन कितनी सीटों पे जीतता है, अणुशक्ति नगर से क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। बहरहाल मुंबई से वीडियो